अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। सही। जो MS टीम, ये जो टीम बनी हुई है, इसके फाइल सेक्शन में मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है। वो सब अपने पास डाउनलोड कर लें एक दफ़ा। सर शो नहीं हो रहे सर। यस सर, अभी जो तक शो नहीं हुई टीम्स बनी हमारी हुई है ना, साइड पे। टीम्स के अंदर आप जाएं, फाइल सेक्शन के अंदर, जहाँ पोस्ट है ना उसके साथ फाइल सेक्शन के अंदर एक S&S फर्स्ट लैब टास्क के नाम से एक PDF फाइल अपलोड हुई हुई है। सर नहीं शो हो रही। सर अभी तक अपलोड नहीं हुई। अच्छा, फिर वो नेट की वजह से शायद अभी हो जाएगी एक आधे मिनट में अपलोड। जी जी सर, आई है।
सही है। अब आपके पास फाइल नज़र आ रही है आपको फाइल सेक्शन के अंदर? जी सर आ रही है। सही। अच्छा, अब इसके अंदर आपने पहले किसी कोर्स के अंदर मैटलैब इस्तेमाल किया है या फर्स्ट टाइम मैटलैब यूज़ करेंगे? सर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैटलैब यूज़ करेंगे, सही। अब मेरी आवाज़ में अगर एको वगैरह कोई है तो बता दीजिएगा, फिर मैं डिवाइस चेंज करूँगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट एक मिनट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटलैब। आप लोगों में से जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो आज कल में लाजमी इंस्टॉल कर लें। तो कोशिश करेंगे 2017 या उससे लेटेस्ट वर्जन 18, 19, 20 जो भी कर लें, वो क्रैक फाइल आपको नेट से मिल जाएगी आराम से। सबसे पहले शुरू करते हैं मैटलैब। मैटलैब है क्या चीज़? मैटलैब बेसिकली जो है एक इसका नाम है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। इसके अंदर हर चीज़ जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में हम परफॉर्म करते हैं। सारी कंप्यूटेशन, टेक्निकल, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग के जिस किस्म के भी क्वेश्चंस हों, हम बेसिकली इसको सबसे पहले जो यूज़ करते हैं इसका, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं हर चीज़। वो किस तरह से यूज़ करते हैं, कुछ बेसिक एक्शंस जो हैं यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। जिस टाइम आप मैटलैब इंस्टॉल करने के बाद मैटलैब ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो आपके पास खुलेगी। ये वाली जो है जहाँ पे मेरा कर्सर है इस टाइम पे, ये है कमांड विंडो। ये कमांड विंडो सॉर्ट ऑफ एक स्क्रीन है जिसके ऊपर आप जो भी कर रहे होते हैं वो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब किस तरह से शुरू करते हैं? लेट से मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर बनाता हूँ ए। अच्छा, ये केस सेंसिटिव है स्मॉल ए और कैपिटल ए ये दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ ए, कहता हूँ a इज इक्वल टू 1, एंटर कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया a जो कि जिसके अंदर सिर्फ एक एंट्री है 1। अब मैंने आपको पहले बताया है कि मैटलैब के अंदर हर चीज़ जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में स्टोर होती है। अब ये जो a इज इक्वल टू 1 है, ये बेसिकली एक मैट्रिक्स बना है a जिसकी डायमेंशन है 1 क्रॉस 1। एक और बनाते हैं b b इज इक्वल टू 1 स्पेस 2 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या बना? ये एक और मैट्रिक्स बना जिसकी डायमेंशन जो है वो 1 क्रॉस 2 है, यानी कि इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम है। एक और वेरिएबल बनाते हैं c इज इक्वल टू 1 2 3। अब c इज इक्वल टू 1 2 3 जो है ये क्या चीज़ है? ये अब एक और वेरिएबल बना है c इज इक्वल टू 1 2 3। इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके अंदर ये है कि ये एक और मैट्रिक्स है C जिसकी डायमेंशंस हैं 1 क्रॉस 3। अच्छा, अब एक और वेरिएबल बनाते हैं D इज इक्वल टू, कहता हूँ 1 2 3, उसके बाद कॉलन डाल देता हूँ 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो D वेरिएबल मैंने बनाया है, ये D एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की क्या डायमेंशंस हैं? इस मैट्रिक्स की डायमेंशंस हैं 2 क्रॉस 3, यानी कि इसमें 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो एक चीज़ यहाँ से पता चली कि जब भी आप इस कॉलम का इस्तेमाल करेंगे किसी एंट्री के अंदर, तो इसका मतलब है अब आप अगली रो लिखने लगे हैं। जब मैंने 1 स्पेस 2 स्पेस 3 लिखने के बाद जब ये कॉलम का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो अगली 3 एंट्रीज थी, हमने मैटलैब को ये बताया कि ये अगली रो है। इस तरीके से एक और वेरिएबल बनाते हैं ई। ये वेरिएबल क्या है? इसे मैं कहता हूँ 1 2 3 कॉलन 4 5 6 कॉलन 7 8 9, एंटर।
ये क्या चीज़ है, ये एक और वेक्टर बना ई जिसकी डायमेंशंस हैं 3x3, यानी कि इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। यानी कि मैटलैब के अंदर आप जो भी चीज़, जो भी वेरिएबल, जो कुछ भी आप क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ जो वेरिएबल स्टोर होंगे वो ये सब कुछ आपके पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो सेव हो रहा होगा। अब यहाँ पर राइट साइड में ये वर्क स्पेस लिखा हुआ है, एक वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस क्या है, ये वर्क स्पेस में आप जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं ये उस वर्क स्पेस में सेव होते हैं। जिस तरह ये हमने ए वेरिएबल बनाया, बी सी डी ई। अच्छा, अब हमने शुरू, हाँ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बीच में। अगर अब लेट से हमने सी, एक सी वेरिएबल बनाया, इसके ऊपर अगर आप कर्सर लेके जाएंगे सी पे, ये आपको बता देगा कि ये आपका एक 1x3 का मैट्रिक्स है। डबल इसकी टाइप है, वो आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में, डबल इंटीजर, और वो मैटलैब डबल टाइप यूज़ करता है आम अल्फाज में। हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम डबल ही रखेंगे इसको। ये सी यहाँ से हमें पता चला कि 1x3 का एक मैट्रिक्स है। डी क्या है, डी 2x3 का मैट्रिक्स है। अभी तो ये इसकी छोटी सी एंट्री है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू के अंदर नज़र आ रहा है। अगर लेट से एक बड़ा सा वेक्टर होता तो हम जब इस डी को डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद ये एक इस तरह का पूरा टेबल खुल जाता है कि डी के अंदर क्या क्या सेव हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो अगर आपने डिटेल में इसको देखना हो वर्क स्पेस के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लेट से मैं एक काम करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ जो मेरा ई हो गया एफ, एक एफ वेरिएबल हो। एफ वेरिएबल क्या चीज़ हो, एफ वेरिएबल हो a प्लस बी, एंटर। कि a प्लस बी हमने कर दिया। a वेरिएबल क्या था, वो 1 था, b जो है वो 1 और 2 था। अब वो चूंकि सिर्फ एक स्केलर एंट्री थी, उसने दोनों को ऐड कर दिया। f के बाद आ गया g, एक और वेरिएबल बनाते हैं g। g क्या चीज़ है जी, g इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ g इज इक्वल टू b प्लस सी कर देता हूँ, b प्लस सी, एंटर। अच्छा, आप में से कोई अब ये देख के बता सकता है कि b प्लस सी पे इसने मैटलैब ने एरर दे दिया है कि ये एक्शन जो है ये परफॉर्म नहीं हो सकता। क्या वजह है इसका, आपको यहाँ से देखने से कुछ पता चल रहा है कि क्या वजह है? डिफरेंट है, आपस में ऐड जी कॉलम्स डिफरेंट है सर। सर हाँ जी, ऑर्डर सेम नहीं है उनका। बिल्कुल ऐसे ही है। मैट्रिक्स की जो हमारे पास डायमेंशंस हैं, मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट अग्री कि जो b है हमारे पास, अगर यहाँ पे वर्क स्पेस में जाके देखें तो b जो है हमारे पास 1x2 है और c है 1x3। तो आपने मैट्रिसेस जब पढ़े वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपके पास मैट्रिसेस उस सूरत में हम ऐड कर सकते हैं कि कि हमारे पास उनकी डायमेंशंस जो हैं वो सेम हो। और लेट्स से हमारे पास, सर आई हैव अ क्वेश्चन। लेट्स से हमारे पास, जी सर जो हमने पहले a प्लस बी किया तो a की भी तो सर डायमेंशन और b से डिफरेंट थी सर। हाँ जी, मैं आपको उसका जवाब बताता हूँ। वो पहले चलें आपकी बात का जवाब कर लेते हैं। वो जो a है ना, बेसिकली a मैं स्टोर करना चाह रहा था, a इज इक्वल टू 1, ठीक है, कांस्टेंट स्टोर करना चाह रहा था। लेकिन अब मैटलैब क्या करता है, मैटलैब कांस्टेंट भी एक वेक्टर के अंदर ही स्टोर करता है, एक मैट्रिक्स के अंदर ही स्टोर करता है। तो मैटलैब के अंदर अगर एंट्री जो है वो सिर्फ 1/1 की है तो ये एक एक्सेप्शन है कि जो किसी में भी ऐड हो जाएगी। मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है C इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, अगर आप C प्लस A करेंगे तो क्या होगा, इन सब के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। बेसिकली एक स्केलर ऐड करने का एक तरीका है मैटलैब के अंदर। ये जो बात आपने अभी सर पूछी मतलब है जिसकी मैटलैब, डायमेंशन, जी सर जिसकी डायमेंशन 1x1 होगी मतलब वो हर मैट्रिक में ऐड हो सकता है, मतलब ये हाँ जी, आप वो हर इसका। मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है। बेसिकली जो 2012 या 13 वर्जन तक जो मैटलैब आया तो उसके अंदर ये एडिशन नहीं होती थी, यानी कि जिस तरह आपने बात की इनकी डायमेंशन सेम नहीं है, इनको ऐड नहीं होना चाहिए। तो 2011-12 वर्जन तक मैथमेटिक्स की रूह से वो इसको डायमेंशन नॉट एग्री करके एरर दे देता था। लेकिन आगे चल के कंप्यूटेशन में कुछ इस तरह के इश्यूज हुए कि हमें कई दफ़ा एक मैट्रिक्स के अंदर एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता था। तो उस मैटलैब में फिर उस वक्त क्या तरीका करना पड़ता था, उसमें हम ए जो है ना एक ऐसा मैट्रिक्स बनाते थे जिसकी अंदर सारे 1 1 1 डाले हुए हों,
और फिर सी और ए को ऐड करते थे। मैथमेटिकली ये बात ठीक है कि ये दो ही ऐड हो सकते हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ये एक्सेप्शन उन्होंने डाल दी कि ए जो है अगर उसके अंदर ए की एंट्री है तो वो सब के साथ ऐड किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात जो हम कर रहे थे, लेट से कि हम जो अभी आपने कहा, यहाँ पे हमें मैटलैब ने एरर भी दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि डायमेंशंस, मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री, तो ये बात बिल्कुल सही है जी, मैट्रिक्स की डायमेंशंस एग्री करनी चाहिए। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, इसकी डायमेंशन 1 और 2 हैं, और एक सी है, इसकी डायमेंशंस इसके एंट्री जो है वो 1, 2 और 3 हैं, तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि ये इसमें ऐड करें। अगर लेट से ये इसमें, तो तीसरी एंट्री नहीं है जिसको ऐड करना चाहिए। तो मैट्रिक्स की बेसिकली प्रॉपर्टी ही नहीं है कि अगर डायमेंशंस डिफरेंट हों तो वो मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकते। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे हम कहते हैं जी हो गया जी एच। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं एच। एच इज इक्वल टू बी स्टेरिक सी। अच्छा, अब ये मैंने बी स्टेरिक सी कर दिया मतलब मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करवा दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? तो बता सकता है मैट्रिक्स की डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कोई ख़ास फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ रोज सेकंड वाले की नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है? ऐसे ही है, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ रोज जो हैं वो पहले की नंबर ऑफ रोज, मतलब से नंबर ऑफ रोज आर क्रॉस सी होता है अगर, और ये भी एक आर क्रॉस सी है, तो पहले की नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, इस तब हमारी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। ऐसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं हो सकती। तो जो मैट्रिक्स के बेसिक रूल्स हैं वो सारे यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, सिवाय उस कांस्टेंट के। और मैटलैब में फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट यहाँ पे हमने लिखा, तो ये अच्छा, एक और चीज़ करके देखते हैं। हमने जब ए लिखा ना, इसको ब्रैकेट्स में नहीं लिखा। अगर ए को ब्रैकेट्स में लिख के देखते हैं फिर क्या कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। ए को अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखें तो भी जो आंसर है वो यहाँ पर अगर आप देखें वो 1 क्रॉस 1 ही दिखा रहा है, इसको कांस्टेंट के तौर पे ही ट्रीट करेंगे। तो ए के अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारों पे हमारे पास मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पूरी हो रही हैं। अब लेट से ये एक वेक्टर था ई वेक्टर। अब हमने निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो हम किस वेरिएबल तक पहुँचे? एच तक पहुँचे। इसी आई एक और बनाते हैं। आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। अच्छा, मुझे बताएं कि जो वेरिएबल डी है ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट निकल सकता है क्या? नो सर सर। सर आपकी मैट लैब की स्क्रीन No, शेयर नहीं हो रही। नहीं निकल सकता। सर निकल सकता है लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस है। जो कह रहे हैं कि नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? सर शायद हमने पढ़ा नहीं हुआ, हमने 2 क्रॉस 2 का पढ़ा था, 3 क्रॉस 3 का अच्छा, पढ़ा था। अच्छा, जो कह रहे हैं कि निकल सकता है, लेंथी प्रोसेस है, वो क्या प्रोसेस है? सर एफएससी में पढ़ के आए थे। जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट के लिए एक मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जब तक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलता। ठीक है, तो हमने डी का डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश की, मैटलब से कहा इसका डिटर्मिनेंट निकालो। मैटलब ने कहा नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो डिटर्मिनेंट निकलेगा। अगला वेरिएबल बनाते हैं जे। जे इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसको कुछ, रिकॉर्डिंग ऑन करते। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, मेरा ख्याल है ऑन है, मैंने की तो थी, हाँ चेक कर लेते हैं। यस सर ऑन है। ऑन है। अच्छा, अब j इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं e का। ये देखें, ये 3 क्रॉस 3 है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है ना कि जिसकी रोज की डायमेंशंस और कॉलम्स की डायमेंशन सेम हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ e। ये इसने कंप्यूट करके आपको इसका डिटर्मिनेंट दे दिया। इसका कोई कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट निकल रहा है। अब कोई आसान सा मैट्रिक्स चलें इसको देते हैं जिसका डिटर्मिनेंट निकलवाते हैं। determinant of let's say
हमने डिटरमिनेंट किसका निकाला, ई का निकाला ना। तो अच्छा, इसमें जो कीबोर्ड की अप एरो की है ना, अप की, अगर आप अप की दबाएं तो आपने पिछली जितनी भी जो भी कमांड्स दी होती हैं ना, वो सारी यहाँ पे आप उनमें से कोई इस्तेमाल करना चाहें तो वो अप एंड डाउन से उसकी तरफ भी जा सकते हैं। राइट साइड पे कमांड हिस्ट्री आ रही होती है। कमांड हिस्ट्री में जो आपने लास्ट काम किया होता है वो सारा यहाँ पर आपके पास आ रहा होता है कि आपने लास्ट कमांड में क्या किया है। मतलब लेट से ये पिछला कोई प्रोग्राम मैंने रन किया, तो जो प्रोग्राम आपने यहाँ पे किया वो लास्ट यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबिलिटी उसकी आ रही होती है। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं एक 2x2 का कोई हमने मैट्रिक्स नहीं बनाया, 3x3 का एक बनाया। चलें एक 3x3 का और मैट्रिक्स बनाते हैं। L इज इक्वल टू 1 2 1 कॉलन 3 1 0 0 और 4 9 1। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। M इज इक्वल टू, ये थोड़ा जूम नहीं हो सकता? डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये जूम नहीं हो सकता कि हो सकता है। अच्छा, जूम एक मिनट, और जूम करने के लिए क्या करना चाहिए? जूम हो सकता है, बिल्कुल मैं करता हूँ, एक मिनट जूम। इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं अंदर से जाके, डिटरमिनेंट ऑफ एल। तो ये इसका डिटरमिनेंट कंप्यूट किया, मैंने गलत लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ एल, ये डिटरमिनेंट इसमें कंप्यूट किया, इसका 19 डिटरमिनेंट है। तो इस तरह 3x3 है, 4x4, 100x100, 200x200, 1000x1000, जितना बड़ा मैट्रिक्स होता जाए आप उसका डिटरमिनेंट निकालना चाहें, उसकी आइगन वैल्यूज़ निकालना चाहें। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सिग्नल्स का कोर्स पढ़ेंगे, कभी कन्वोल्यूशन कर रहे होंगे, कभी उसका कोई लैप्लास वगैरह ले रहे होंगे, इस तरीके से हर चीज़ जो है ना उसके साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि इसके अंदर कंप्यूटेशंस कितनी आसान है। अच्छा, अब एक काम और करते हैं। ये तो था सारा कमांड विंडो, जो मैं कमांड विंडो पे कर रहा था, ये सिर्फ दिखाने के लिए और समझाने के लिए। अगर अब मैं यहाँ पे एक कमांड लिख दूँ CLC, CLC का मतलब है क्लियर कमांड विंडो। अभी तो ये जो पीछे हमने सारा काम शाम किया ना, ये सारा जो हमने वेरिएबल्स बनाए यहाँ पे लिखा रहा है। अगर मैं CLC कर दूँ, क्लियर कमांड विंडो, इसको एंटर कर दूं, तो कमांड विंडो में पिछला जितना भी डाटा नज़र आ रहा था ना, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं पिछले डाटा से, या ज़्यादा डाटा है, आप चाहते हैं कि वो कंफ्यूज, ये जस्ट इस तरह से ही है कि आपके पास कोई तख्ती या कोई चीज़ है जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं और उसको रब कर देते हैं। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्प्ले रब किया है। बैकअप में जो हमने सारे वेरिएबल्स बनाए थे वो आप राइट साइड पे देख लें, अभी भी सेव हैं। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि मुझे बताओ कि ई क्या था, ई लिख के एंटर करूँगा तो मैं बता देगा कि आपने जो ई वेरिएबल सेव किया था वो ये है। मतलब CLC की जो कमांड है वो सिर्फ कमांड विंडो को क्लियर करेगी, उसकी बाकी जो सारी चीज़ें थी वो क्लियर नहीं होंगी अभी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वेरिएबल्स थे पिछले, जो मैंने वेरिएबल्स बनाए थे वो क्लियर कर दूं। मतलब लेट से अब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैंने ABCD ये वेरिएबल्स बनाए हैं, अब मैं उठता हूँ, कोई और बंदा आके बैठ जाता है, वो दोबारा ABCD शुरू हो जाता है, तो वो ये वाले वेरिएबल्स ओवरराइट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब लेट से यहाँ पे एक B वेरिएबल है, उसके अंदर एंट्रीज हैं 1 और 2, ठीक है। मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ B इज इक्वल टू 12 और 45, एंटर। अब ये जो B है मेरा, ये B ओवरराइट हो गया, मतलब जो पिछला वेरिएबल मेरा स्टोर था वो चला गया इसमें से। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पिछले वेरिएबल्स मेरे इस कंप्यूटर में सेव हैं ये सारे भी उड़ जाएं, मैं बिल्कुल नए सिरे से वेरिएबल्स बनाना चाहता हूँ, फिर मैं करूँगा यहाँ पे क्लियर ऑल। जब आप क्लियर ऑल कर देंगे, क्लियर ऑल करके जब अब आप राइट साइड पे देखिएगा, वर्क स्पेस में अभी वेरिएबल्स हैं, लेकिन जब मैं क्लियर ऑल करके इस कमांड को एंटर करूँगा तो मेरे पिछले जितने भी वेरिएबल्स थे वो उड़ गए हैं। अब मैटलैब को नहीं पता कि ABCD जो वेरिएबल्स बनाए थे वो क्या हैं, इसने वो सारे वॉश कर दिए हैं। अब अगर मैं इससे कहूँगा कि मुझे बताओ कि E जो वेरिएबल था वो क्या है, E दबा के मैं एंटर करूँगा तो वो कहेगा आप
आपका अनडिफाइंड वेरिएबल है, जो वेरिएबल ई है ये डिफाइंड ही नहीं है, तो नहीं बता सकते उसके बारे में। CLC करेंगे, कमांड विंडो क्लियर हो जाएगी। अगर आप दोनों कर दें, क्लियर ऑल और CLC, तो आप समझ लें कि आपके जो पिछले वेरिएबल्स हैं वो भी सारे निकल जाते हैं और आपकी जो कमांड विंडो है वो भी आप क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अभी ये तो रंडो बात, कर सकते हैं इसमें अंडू से क्या मुराद है? सर? मतलब जैसे हमने क्लियर ऑल कर दिया तो और हमें फिर डेटा चाहिए था, हमें याद आया, फिर वो नहीं वापस आ सकता है? नहीं, अगर आपने वर्क स्पेस से वेरिएबल उड़ा दिया है तो फिर उसको रिट्रीव करने का कोई तरीका नहीं है। वर्क स्पेस से उड़ा दिया तो फिर नहीं, अगर वर्क स्पेस में पड़ा है तो फिर आप रिट्रीव कर सकते हैं दोबारा डेटा। अच्छा, ये जो अभी तक हम सारा काम कर रहे थे ये कमांड विंडो पे कर रहे थे। कमांड विंडो क्या चीज़ है? कमांड विंडो में सिर्फ ये एक देखने के लिए एक सिस्टम हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगली एक बात बीच में और करता हूँ कि लेट से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैट्रिक्स है मैं उसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करना चाहता हूँ। आइगन वैल्यूज़ क्या हैं? ये लीनियर अलजेब्रा में आपने शायद पढ़ा होगा या कभी पढ़ेंगे। एक चीज़ है जो मैट्रिक्स से निकलती है, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि आइगन वैल्यूज़ फाइंड किस तरह से की जाती हैं मैटलैब के अंदर। तो आप कमांड विंडो में अगर लिखेंगे हेल्प आइगन, एंटर कर देंगे, ये यहाँ पे जब बिजी आ रहा हो तो इसको कंप्यूटेशन करने दिया करें लेफ्ट बॉटम पे। अच्छा, अब मुझे चाहिए थी आइगन वैल्यूज़, मैंने हेल्प आइगन किया तो मैटलैब ने मुझे रिटर्न किया कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स अगर आपको चाहिए एक मैट्रिक्स के तो ये कमांड है EIG। यानी कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, उसके आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स मुझे चाहिए तो मैं इस कमांड से ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब लेट से एक हम A बनाते हैं, A इज़ इक्वल टू 1 3 2 4 2 1 4 6 2, एक सर 3 ये क्रॉस 3 स्क्रीन का। बहुत छोटी है, नजर ही नहीं आता क्या लिख रहे हैं आप। अच्छा चले, मैं इसके बाद करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट M फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा, मुझे ये बात पूरी करने दे, मैं चेंज करता हूँ। अगर एक आपने अगर आपके पास मैटलैब इंस्टॉल है जो मैं बोल रहा हूँ वैसे कर लें, एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाया और अब हमें पता है कि आइगन EIG की कमांड के अंदर अगर मैं इसी मैट्रिक्स को एंटर कर दूं तो ये मुझे आइगन वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा। तो ये इसने मुझे आइगन वैल्यूज़ रिटर्न कर दी। सर इसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कमेंट जैसे सर C++ में प्रोग्रामिंग हाँ करते हुए साथ कोई इम्पोर्टेंट बात है हाँ जी, मैं तो आपको लिख दे। बताता हूँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कमांड विंडो, टैब साइज, कलर प्रेफरेंस, यहाँ से कलर प्रेफरेंस कमेंट्स वगैरह की ये फॉन्ट्स आ गए, एक मिनट रुकें, फॉन्ट्स
अब कुछ विजिबल है? यस सर। ये सब दोबारा पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। चले मैं कोशिश करता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए कहीं से। बोल्ड बोल्ड बेहतर हो जाएगा। 24 सही है। जी सर अब सही। अच्छा चलें, बात ये चल रही थी कि एक हमने वेक्टर बनाया, एक मैट्रिक्स बनाया था 3x3 का। हमें पता नहीं था कि हमने इसकी आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे आप हेल्प करके कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड वो आपको कमांड बता देगा कि ये कमांड इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं इसको फ़िलहाल क्लियर करता हूँ CLC, और इसको करता हूँ मैं क्लियर ऑल। अच्छा, अभी जो मैंने आपको सारी बात बताई है ना, ये बात है सिर्फ कमांड विंडो की, ठीक है। यहाँ तक आप सीख गए हैं कि कमांड विंडो पे कैसे काम करना है। लेकिन जब भी मैटलैब पे कोई काम करना है वो कमांड विंडो पे नहीं करना, ठीक है। मैटलैब के अंदर जब भी कोई काम करना है, यहाँ पे जाएंगे, ऊपर न्यू स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये एक विंडो खुल जाएगी आपके पास। आपने मैटलैब का अपना जितना भी आपका स्क्रिप्ट है वो सारा आपने इसके ऊपर लिखना है और इसको सेव करना है। ये फिर .m फाइल बनाएगी, जिस तरह आपने लेट से C++ पढ़ा होगा ना। C++ में आप कोई कोड लिखते हैं तो उसको .cpp की फाइल से सेव कर देते हैं, तो वो C++ की फाइल बन जाती है, उसको आप चला लेते हैं या ऐड करा लेते हैं। मैटलैब के अंदर आपने जितना भी काम करना है वो आपने .m फाइल में करना है। .m फाइल का ये फ़ायदा होगा कि जब आप .m फाइल में अपना काम सेव करेंगे तो बाद में आप आसानी से उसको दोबारा रिट्रीव या आगे पीछे उसको कर सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट में जाके मैंने एक फ़ाइल खोली, मेरे पास ये एक एडिटर खुल गया। इसमें मैं लिखता हूँ कि लेट से a इज़ इक्वल टू, एक वेरिएबल है a इज़ इक्वल टू, अच्छा कौन सा रैंडम वैल्यूज़ की कोई भी ले लेते हैं। जैसे हेल्प करते हैं कि अगर मैं रैंडम वैल्यूज़ लेना चाहूँ तो किस तरह से ले सकता हूँ। कोई क्या मैटलैब के अंदर कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है? हेल्प रैंडम। अच्छा, ये कह रहा है कि रैंडम जनरेट रैंडम अरेज फॉर अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन r इज इक्वल टू रैंडम नेम कॉमा a returns an array of random numbers chosen from one parameter probability distribution specified by। ठीक है जी। कोई हम, अच्छा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वंस का मैट्रिक्स बना सकूँ, वंस का, तो मैं लिखता हूँ हेल्प वंस। ये मुझे बता रहा है जी कि अगर आपने वंस का बनाना है तो आप वंस m×n करेंगे तो ये आपको वंस का मैट्रिक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये काम मैंने विंडोज़ कमांड विंडो में नहीं करना। यहाँ से मैं वापस जाऊँगा स्क्रिप्ट में, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ a। इसको फ़िलहाल मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि कब कंफ्यूज ना हो। इसको मैं फ़िलहाल इधर गया, ये एडिटर आ गया। मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ a जिसके अंदर 5 रोज़ हों और 5 रोज़ हों और लेट से 7 कॉलम्स हों। एक ऐसा वेरिएबल मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये जो फाइल बनाई है इसको मैं सेव करने लगा हूँ। पहले मैं इसको सेव करता हूँ। ये पूछेगा कहाँ सेव कर दें, तो आपने जहाँ भी सेव करना है कर दें। लेट से मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर दें फ़िलहाल। तो डेस्कटॉप पे मैं ऐसे कह देता हूँ माई टेस्ट कोड, इसका नाम दे दिया इस फाइल का। ये फाइल अब सेव होगी माई टेस्ट। यहाँ पे अब मेरे पास सी यूज़र शुजा इरफान डेस्कटॉप, इस ये जिस जगह पे ये सेव होगी उसका फाइल का पाथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर आप भूल ना जाएं कि किस जगह पे मैंने सेव की है माई टेस्ट कोड। अच्छा, अब
ये मैंने एक चीज़ लिख ली। अब मैंने इसको चलाना कैसे है, ये ऊपर आपके पास रन की एक ऑप्शन आ रही है, आप इस रन पे क्लिक करेंगे। जब आप रन करेंगे ये आपसे पूछेगा कि जो आपने फाइल सेव की हुई है ये एक ऐसी डेस्टिनेशन पे पड़ी है जो मैटलैब के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं मैटलैब आप इसको ऐड टू पाथ कर दें या चेंज फोल्डर कर दें, दोनों केस में चल जाएगा। मैं इसे ऐड टू पाथ कर दिया मैंने। अब जब मैंने इसे ऐड टू पाथ कर दिया, मेरे पास मैंने क्या बनाया, मैंने एक वेक्टर ए बनाया जिसके अंदर वंस, एक ऐसा वेक्टर जिसके अंदर सारी एंट्रियां 1 हो और इसके 5 रोज हों और 7 कॉलम्स हों। तो यहाँ पे आप देखें 5 रोज और 7 कॉलम मैंने एक ये एंट्री बना दी। ठीक है, अच्छा अब सर जी सर एक क्वेश्चन था, ये कमांड विंडो ओपन थी, इससे आप ये नेक्स्ट वाली विंडो पे कैसे आए थे, ये वंस वाली जहाँ पे वंस लिखा हुआ है? ये कमांड विंडो जो थी ना मेन आपकी स्क्रीन, इसमें लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा हुआ था न्यू स्क्रिप्ट, लेफ्ट ओके टॉप पे न्यू स्क्रिप्ट पे मैंने किया तो मेरे आगे ये नई एडिटर खुल गया था ये। ओके सर, ठीक थैंक है, यू। अब ये जो माई टेस्ट कोड डॉट एम की फाइल है ना, अब अगर मैं डेस्कटॉप पे आपको दिखा सकूं कि डेस्कटॉप पे ये माई टेस्ट कोड की एक फ़ाइल बन चुकी है। इसको मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखूं अगर कि ये क्या है, तो ये डॉट एम फाइल बनी हुई है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा अपना ये ओपन करते हैं ये। अच्छा, अब एक और काम है, अब ये है मैं करता हूँ फ़िलहाल के लिए यहाँ पे। अब देखें आपने जो 5x7 का एक वेरिएबल बनाया है वो यहाँ वर्क स्पेस में भी आ गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ CLC कमांड विंडो क्लियर कर दो और तमाम वेरिएबल जो सेव किए हुए वो भी क्लियर कर दो। ठीक है, अब दोबारा जाएं अपनी M फाइल के अंदर, ये जो मैंने लिखी हुई M फाइल, इस M फाइल के अंदर ये जो मैंने लाइन नंबर 1, ये जितना भी मैं कोड लिखता जाऊंगा ना तो ये लाइन आती रहेंगी कि लाइन नंबर कौन से कोड चल रही है। तो लाइन नंबर 1 का भी कोड चल रहा है, जिस तरह सी में लंबे लंबे प्रोग्राम्स लिखते थे वो सब आपने यहाँ पर लिखने होंगे। A = 1 5,7, इसके आगे मैं लगा देता हूँ ये कॉलन का साइन। ठीक है जी, जब ये कॉलन का साइन लगाने के बाद मैं इसको रन करता हूँ ना, यहाँ पे अभी आप देखें मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। यहाँ पे वर्क स्पेस में भी कोई वेरिएबल सेव नहीं है, कमांड विंडो पे भी कुछ नहीं है। ये जो कॉलन है ये बेसिकली एक सप्रेसर है। सप्रेसर से क्या मुराद है कि जब ये करने के बाद यहाँ से आप रन करेंगे, ठीक है, अब जब मैंने यहाँ से रन किया तो कमांड विंडो ने मुझे बताया कि आपने जो एक फ़ाइल बनाई हुई थी माई टेस्ट कोड के नाम से, वो मैंने रन कर दी है और वो रन पूरी कंप्लीट हो गई है। वर्क स्पेस में भी वो 5x7 का एक वेरिएबल आ गया है, लेकिन कमांड विंडो पर वो शो नहीं हुआ। कमांड विंडो पे शो नहीं हुआ, वो क्या वजह है कि ये जो सप्रेसर मैंने लगाया है ना, जब बड़े बड़े कोड्स होते हैं तो हर लाइन के आखिर में ये सप्रेसर लगा देते हैं कि ये ना हो कि हर लाइन के बाद वो यहाँ पर शो करना शुरू हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा मेस बन जाता है इसके ऊपर, देखने में बंदा कंफ्यूज होता है। अभी बेसिकली जो ए वेरिएबल है वो स्टोर है मैटलैब के अंदर, मैं जब भी चाहूँगा मैं उसको इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, हर कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कमांड विंडो पे वो मुझे नज़र नहीं आएगा लिखा हुआ, क्योंकि वो ये सप्रेसर है। अगर मैं ये सप्रेसर हटा दूँ और तब इसे रन करूँ तो ये मुझे कमांड विंडो पर भी नज़र आएगा। तो एक जो अच्छी प्रैक्टिस है कोडिंग की वो ये है कि आप मैटलैब के अंदर जब अपनी M फाइल स्टार्ट कर रहे हो तो इससे की कमांड भी लिख दिया करें, CLC की कमांड भी लिख दिया करें। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि पुराना कोई वेरिएबल्स कहीं स्टोर हुए पड़े हों तो वो आपके कोड को ख़राब ना कर सकें। आप ये लिख के इसको रन करेंगे तो आपकी पिछली जो चीज़ थी वो ख़त्म हो जाएगी, बस जो अब आप काम कर रहे हैं वो मैटलैब के अंदर सेव हो रहा होगा। अब लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया A = 1 5x7। अब मैं इसके आगे कोई और काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी मसलन के 5x7 है, अगर मैं एक और B बनाता हूँ, B = A क्रॉस, बल्कि एक और काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि B = 2 मल्टीप्लाई बाय A। ये मैंने क्या किया कि वो जो A मेरा बना हुआ था एक मैट्रिक्स, एक और मैंने बनाया B जिसको 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया।
अच्छा, इसको सप्रेस अगर मैं कर दूं और फिर रन करूं तो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा काम कर लूँ। बी बना दिया, अब मैं सी बनाता हूँ। मैं कहता हूँ सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए, इसको भी सप्रेस कर दिया। अब अगर आप वेरिएबल्स में जाके देखेंगे तो ए बी और सी 3 वेरिएबल्स बने पड़े होंगे, ए बी और सी 3 वेरिएबल्स बने हुए हैं, लेकिन कमांड विंडो में नज़र नहीं आ रहा। तो हमेशा जब भी आपने काम करना है, आपने .m फाइल बनानी है, स्क्रिप्ट के अंदर काम करना है। ये कमांड विंडो जस्ट देखने के लिए है कि ये सॉर्ट ऑफ मॉनिटर है आपका, जिस तरह आपके पीसी का मॉनिटर होता है जिस पे आप देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं करता हूँ एक और काम। मैं कहता हूँ कि डी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, डी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। अभी मैंने इसका आगे सप्रेसर नहीं लगाया, तो अपेरेंटली मुझे इसका रिजल्ट कमांड विंडो पर नजर आना चाहिए। मैं रन करता हूँ इसको। अच्छा, जब मैंने रन किया तो कमांड विंडो ने मुझे बताया कि जी आपका एरर इन माई टेस्ट कोड। माई टेस्ट कोड क्या है? मेरी फाइल का नाम है। उसने कहा कि आपकी इस फाइल के अंदर एरर आ गया। कहाँ एरर आया? लाइन नंबर 6 में एरर आया। तो जब बड़ा कोड हो तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, अच्छा लाइन नंबर 6 में एरर है, ये लाइन नंबर 6 में गए, ये एरर है। ये क्या एरर है? कि वही एरर डायमेंशन एरर है कि सी और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि फर्स्ट की रोज सेकंड के कॉलम्स की इक्वल हों, तब मल्टीप्लिकेशन होती है। अब हमारे केस में क्या है? हमारे केस में बी और सी दोनों ही सेम उसके हैं डायमेंशंस के। एक और काम है, मैं ये चाहता हूँ कि एक मिनट इसको आगे से हटाता हूँ, बी के आगे से भी हटाता हूँ और सी के आगे से भी हटाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बी के तमाम एलिमेंट सी के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हों, कि ये सी का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, सी का दूसरे का बी। इसे कहते हैं पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, कि हर पॉइंट इसका दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। वो किस तरह करेंगे? वो अब अगर मैं इसको सी स्टैरिक की बजाय सी डॉट स्टैरिक कर देता हूँ ना, तो इसको सप्रेस कर देते हैं, ये गन बजा देते हैं स्क्रीन पे। अब इसे मैं रन करता हूँ तो अब ये रन हो गया। ये कैसे रन हुआ? ये जो डॉट है, ये मैंने मैटलैब को डॉट स्टैरिक करके ये बताया कि जो सी और बी दो मैट्रिसेस थे, इनकी पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। ठीक है, यानी कि अगर इनकी आगे से सप्रेसर हटाएं तो यहाँ पे मेरे पास जो बी है, बी था 2 2 2 2, सी था 3 3 3। अब इसका हर पॉइंट एक पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई होके डी के पास आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये। सर इसकी कंडीशन फिर ये होगी कि दोनों सेम डायमेंशन होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फिर पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे। अच्छा, अब एक और इसके अंदर चीज़ देखते हैं। इसको सप्रेस करके रन करता हूँ। अब चूंकि मैंने इसको सप्रेस किया हुआ है, कमांड विंडो में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास वो सिस्टम नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास डी वेरिएबल बना हुआ है, डी क्या वेरिएबल है? डी वेरिएबल है 6666। मैं चाहता हूँ कि दूसरी रो का जो 1 2 3 4 5वां, ये चलें दूसरी रो का, तीसरी रो का जो छठा एलिमेंट है ना, यहाँ पर मैं 6 की बजाय कुछ और लिख दूँ। तो वो लिखने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक और डी ए बी सी डी ई एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। ई इज इक्वल टू, इसे मैं कहता हूँ डी का, ये पहले एक्सेस करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि डी का, जिस तरह इंडेक्सिंग होती है ना सी में, मैं ऐसे कहता हूँ कि डी जो वेक्टर बना हुआ है उसकी थर्ड रो का जो 5वां एलिमेंट है वो मुझे रिटर्न कर दो। तो इसने डी की जो 5वां एलिमेंट था वो रिटर्न कर दिया, वो हमारे पास यहाँ पर 6 है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो डी की ये 3 क्रॉस 5 है, मैं इसको चेंज कर दूँ। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि डी, अब जो इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे जो चीज़ होती है ना, वो असाइन हो रही होती है। अब मैं से लेट से कह रहा हूँ कि थर्ड रो का 5वां एलिमेंट जो था मैट्रिक्स का, इसको पहले वो जो भी इक्वल है इसको अब 3 के इक्वल कर दो।
अब मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने थर्ड रो का 5वां एलिमेंट जो है डी के अंदर ही, डी बाकी वही है लेकिन इसका ये जो एलिमेंट है ये इसने 3 के इक्वल कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी बड़े बड़े मैट्रिक्स में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट भी उठा के उसको चेंज कर सकते हैं, उसके साथ कुछ भी तब्दीली कर सकते हैं। क्वेश्चन है इसके अंदर कोई? नो सर। ठीक है, अब मैंने आपको जो टास्क, बल्कि 1 मिनट सर एक जी जी बोलें। हाँ जी सर आपने लास्ट पे किया डॉट, सर उससे पहले मल्टीप्लाई करते ना लेकिन डॉट नहीं यूज किया, इधर डॉट नहीं यूज किया था। बेसिकली मैंने आपसे ये कहा कि अगर इसके होने के लिए मिटा दें, अगर मैं ये डॉट यूज़ ना करूं और ये रन करूं इसे, तो जो B और C हैं इन दोनों की डायमेंशंस एग्री नहीं करती। B की डायमेंशंस क्या हैं? 5 क्रॉस 7। C की डायमेंशंस क्या हैं? 5 क्रॉस 7। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि पहले की नंबर ऑफ रोज़ दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होनी चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे हमने स्टार्ट में जब हम उसका वो शुरू कर रहे थे तब हमने ये डिस्कस किया। तो मैं चाहता हूँ, अच्छा चलें वो तो मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकती, मैं पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाला पॉइंट, मैं लेट से ये पॉइंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, हर पॉइंट अपने पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई हो। तो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर डॉट डाला था। सर सर जो वंस का बनाया है ना मैंने, तो वर्क स्पेस में वो शो करता है 1 1 सर, और कमांड विंडो में शो नहीं कर रहा। मुझे आपकी बात नहीं है, थोड़ा आराम से बोलें, और डिस्टॉर्शन है। सर पहले पहले जब मैं मैट्रिक्स, तो उसमें कमांड विंडो में मेरा शो नहीं होता मैट्रिक्स, लेकिन वर्क स्पेस में शो होता है 5/7। वो आप उसके आगे जो एंड में जो कॉलन डालते हैं ना, वो कॉलन रिमूव कर दें, वो कॉलन की वजह से सप्रेस हो जाता है। ओके सर। अगर आप वो कॉलन रिमूव करें ना तो क्या जी नाम जी है? हो गया सर। हाँ जी, वो बेसिकली कॉलन है ही एक क्या चीज़ है, ये एक सप्रेसर है। थैंक यू सर। सर आपका 2017 है वर्जन या कोई और है? मेरे पास इस टाइम जो मेरा अपना पीसी तो है नहीं, मैं किसी के और का पीसी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे पास 17 वर्जन इंस्टॉल है। आप 17 या उसके बाद कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सर आप हमें इसका लिंक नहीं सेंड कर सकते, शेयर कर सकते? किसका लिंक? सर मैटलैब का लिंक आप शेयर नहीं कर सकते फाइल सेक्शन में? मैट लैब का लिंक मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो कहीं से नेट से कहीं से क्रैक किया हुआ है। हाँ, यहाँ आप अगर कभी आ जाएं तो इसका लैब वगैरह से सेटअप आपको मिल जाएगा। अगर मुझे कोई अच्छा लिंक मिला तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। टॉरेंट वगैरह पे पड़े हुए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है। अच्छा, अब हम ओपन करेंगे ये लैब टास्क। ये वो लैब टास्क हैं जो आपने खुद मैटलैब पे परफॉर्म करने हैं। ये बड़े आसान से हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला आपने क्या करना है, एवेल्युएट द फॉलोइंग मैटलैब एक्सप्रेशंस बाय हैंड एंड यूज मैटलैब टू चेक द आंसर। पहले आपने ये क्या करना है, इसको हाथ से लिखना है और उसके बाद आपने ये चीज़ मैटलैब के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखनी है कि क्रॉस चेक करना है। बेसिकली ये सिर्फ ये चीज़ें हैं कि एक मैथमेटिक्स में अगर डिफरेंट ऑपरेशंस आ जाएं तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी जाती है। मतलब अगर डिवीजन और एडिशन हो रही है तो पहले डिवीजन होगी, बाद में एडिशन होगी। ये आपने इसको हाथ से चेक करना है और फिर मैटलैब के अंदर आपने इसको लिखना है। मैटलैब के अंदर किसी चीज़ की पावर इसी तरीके से लिखी जाती है, 3 raised to power 2 ही लिखा जाएगा।
डिवीजन के लिए भी यही से डिवीजन का साइन इस्तेमाल होता है, प्लस के लिए प्लस का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, और सम की कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जहाँ जो चीज़ आपको समझ ना आ रही हो ना, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हेल्प सम, ये आपको बता देगा कि सम अगर आपने समेशन करनी है इस तरीके से, वेक्टर्स एक्स हैं उसकी समेशन करनी है, या उसकी एंट्रीज की समेशन करनी है, या एक बड़ा वेक्टर है आप चाहते हैं कि उसकी सिर्फ एक कॉलम जो है वो पूरा उसकी समेशन हो जाए, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपने टू के बाद जी? कौन सा साइन है ये सी में? सी के अंदर 2 के बाद यस सर। ये बेसिकली जो है ओवरऑल पूरी एक्सप्रेशन है, मतलब ये यहाँ पे शायद थोड़ा सा इसके अंदर गलती है, ये लिखा हुआ ये है कि 10/2 और फिर पूरा अगली जो नीचे वाली टर्म है वो सारी डिनोमिनेटर है, मतलब कि 10/2 डिवाइडेड बाय 5 - 3 + 2 स्टेरिक 4। ओके सर। हाँ जी, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर है इसके अंदर, ये मैं उसकी तस्हीह कर दूंगा। बेसिकली ये पूरी डिवीजन करने के लिए ये साइन लगाने की कोशिश की है। ये ई के अंदर जो है ये 3⁻², 2⁻2 है, तो आप जो हाथ से लिखेंगे वो भी इसके अंदर लिखेंगे, और जो मैटलैब से लिखेंगे वो भी राइट साइड पे मैटलैब की स्क्रीनशॉट लेके इसके अंदर पेस्ट कर दीजिएगा, या जैसे आपको आसानी लगे। अच्छा, जो इसका टास्क नंबर 2 है, टास्क नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने एक वेक्टर बनाना है एक्स। ये एक्स वेक्टर जो है इसकी एंट्रीज क्या है 2, 5, 1, 6। इसकी क्या डायमेंशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1×4 का एक वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है? वेक्टर और मैट्रिक्स में ये फ़र्क होता है, अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कोई भी एक जिसकी नंबर ऑफ रोज 1 हो या कॉलम्स 1 हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ओके सर। हाँ जी, सर ये एकेडमिक साल से उन्होंने कहा कि अभी आप साइन करें। अच्छा, टास्क नंबर 2 में हम क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि अगर आपके पास 1×4, मैं कह रहा हूँ कि ये वेक्टर है। वेक्टर क्यों कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जो है वो अगर उस मैट्रिक्स की कॉलम्स 1 हो या रोज 1 हो तो वो वेक्टर बन जाता है। तो हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर है, हर वेक्टर मैट्रिक्स होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स भी वेक्टर हो। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये वेक्टर है तो आप बस मैट्रिक्स बोल दिया करें। मैट्रिक्स एक बड़ी कह लें क्लास है, उसमें सब कुछ ही इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है इस टास्क के अंदर, एक x = 2, 5, 1, 6 आपके पास गिवन है। इसमें आपने पहले में ये करना है कि आपने इसके हर एंट्री के अंदर 16 ऐड करना है, यानी कि पहली एंट्री का आंसर होना चाहिए 18, दूसरी का 21, फिर 17, मतलब आपने हर एलिमेंट के अंदर 16 ऐड करना है। ठीक है,
अब ये इस तरह नहीं कर देना कि आपने एक और वेक्टर बनाया x इज इक्वल टू, उसमें 2 की बजाय जो है वो मैनुअली 18 लिख दें और 21 लिख दें, ऐसे नहीं करना। आपने x के जो स्क्रिप्ट बनाना है उस स्क्रिप्ट के अंदर आपने इस पूरे के अंदर एक ही दफ़ा में 16 ऐड करना है। उसके सर बाद बी ऐसे नहीं पार्ट में करना जैसे पहले एक हमने ले लिया था a इक्वल टू 16 कर लिया और फिर उसको ऐड कर दें x में, तो वो सारों में ऐड हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना कि नया वेक्टर बना दें और उसमें खुद से ऐड करके लिखते हैं। बी पार्ट में क्या करना है, ऐड 3 टू जस्ट द ऑड इंडेक्सेस एलिमेंट। आपने 3 ऐड करना है, लेकिन किस किस पे करना है, ऑड एलिमेंट्स पे करना है। अच्छा, एक और बात ये होगी कि सी प्लस प्लस में आप हमेशा जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट करते थे, x ऑफ 0 x ऑफ 1। इसके अंदर 0 नहीं होता है, इसमें इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो ये जो पहला है, ये पहला एलिमेंट, ये इसका इंडेक्स 1 होगा, 0 नहीं होगा। मैटलैब के अंदर 0 इंडेक्सिंग नहीं होती, वो सी वाली बात आप छोड़ के आगे चलेंगे कि लेट से अगर अब हम सी में कर रहे होते तो ये वाला जो एलिमेंट था इसका इंडेक्स होता 0 1 2 3, इसका इंडेक्स 3 होता, x ऑफ 3 पे ही एक्सेस हो रहा होता। लेकिन मैटलैब में ये x ऑफ 4 पर ही एक्सेस होगा, मैटलैब में 0 पर इंडेक्सिंग नहीं होती। तो इसमें आपने ऐड 3 जस्ट टू ऑड इंडेक्सेस, यानी कि आपने इसके अंदर जो ऑड इंडेक्सेस हैं सिर्फ उसमें 3 एडजस्ट ऐड करना है। अब ये इस तरह नहीं करना कि आप x इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख दें कि अच्छा ये ऑड इंडेक्स है, इसमें 3 ऐड कर दे, 5 5 और 4 6। खुद से नहीं लिखना, इसमें आपने मैटलैब की कमांड यूज़ करते हुए ऑड इंडेक्सेस ढूंढने, मतलब इसको कम से कम स्टेप्स में आपने करना है। उसके बाद कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ, हर किसी का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट की क्या कमांड है, कमांड विंडो पे जाके लिखेंगे हेल्प स्क्वायर रूट, आपको पता चल जाएगा। या अगर वहाँ से नहीं पता चल रहा, नेट पे जाके लिखें कि स्क्वायर रूट कमांड इन मैटलैब, तो आपको मैटलैब की अपनी वेबसाइट से पता चल जाएगा। कंप्यूट स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का स्क्वायर लेना है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो x है ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इस मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं लिया जा सकता। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्क्वायर लिया जा सकता है जिसकी डायमेंशंस बराबर हो, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगी x क्रॉस x मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम वाला फार्मूला ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर लेना है वो हर एलिमेंट का स्क्वायर लेना है, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट स्क्वायर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैटलैब का कोड लिखेंगे, अगर कोई आउटपुट आती है तो वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अच्छा, यूजिंग द फॉलोइंग टेबल टू सॉल्व द नेक्स्ट, ये जो चीज़ें हैं ये कुछ कमांड्स हैं मैटलैब के अंदर जो आपको पहले गिवन है। इनकी डिटेल हेल्प चाहिए तो सिर्फ आप लिखेंगे हेल्प फंक्शन, हेल्प कॉन, हेल्प डी कॉन, तो आपको पता चलता रहेगा कि ये कमांड क्या कर रही है। आपने 2 पोलिनोमियल्स लेने हैं, कंसीडर 2 पोलिनोमियल्स, एक ये वाला पोलिनोमियल और एक ये वाला पोलिनोमियल। मैटलैब को इस्तेमाल करते हुए आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, इन दोनों के रूट्स फाइंड करने हैं और इन दोनों को एवेल्यूएट करना है, यानी कि p को आपने -1 पे एवेल्यूएट करना है, q को 6 पे एवेल्यूएट करना है। यानी कि लेट से आप q ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जहाँ जहाँ s है वहाँ 6 आ जाएगा, 6 + 1 7 आंसर आना चाहिए। -1 में क्या है, यहाँ पे -1 पुट कर दें, -1 इसका आंसर, मतलब आपने ये मैटलैब से एवेल्यूएट करवानी है चीज़ें। अच्छा, उसके बाद यूज़ मैटलैब टू मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग, आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। ये आपको इन कमांड्स को जो ऊपर मैंने कमांड दी हैं यहाँ से देख के भी आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही फ़र्ज़ किया तो आप नेट से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि मैटलैब के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से फाइंड की जा सकती है, ये आपने करना है। सर टाइम थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। नहीं, आपके पास टाइम, नेक्स्ट लैब से पहले आपने ये करना है। अब आपकी नेक्स्ट लैब वेंसडे को है तो आपने वेंसडे से पहले करना है ये। सर ये तो बहुत कम टाइम है, वैसे तो वीक में एक लैब होती है ना, अब हमारे ऊपर 2 हर सब्जेक्ट की करती हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं। चलें, आप अगले मंडे तक कर लें। यस सर। अगले मंडे तक कर लें, कोई उसमें इतना सर नहीं है। अटेंडेंस ले ली आपने? नहीं, अटेंडेंस मैंने नहीं ली अभी, 1 मिनट आप अटेंडेंस में लेता हूँ। ये आप लोगों की पोस्ट 12:30, ये आप लोगों को कोई नज़र आ रहा है यहाँ पे जो आप, मैंने क्विज क्रिएट किया है अटेंडेंस के लिए।
जिसमें आपने अटेंडेंस लगानी है? नो सर। चलें वो अभी देख लेते हैं जब तक वो आ जाता है। अच्छा, दूसरा आपने ये करना है इसके अंदर कि ये एक इसकी मैं असाइनमेंट बना दूंगा लैब 1 की, जिसके अंदर आपने ये जो टास्क यहाँ पे लिखे हैं ये टास्क करके ये टास्क वहाँ पर, यानी कि चूँकि अब ऑनलाइन है, आई डोंट नो मैनुअल्स का क्या, मैनुअल्स किस तरह सबमिट होंगे, तो आपने ये फाइल्स आपने अपने पास संभाल के रखनी है, क्योंकि पीईसी की विजिट के लिए कई दफ़ा ज़रूरी होता है कि मैनुअल हार्ड फॉर्म में भी देना पड़ता है। तो आपने ये संभाल के रखनी है। अगर संभाल के नहीं तो आप, मैं वहाँ पे अपलोड सेक्शन बना दूंगा, यानी कि असाइनमेंट 1 में क्या होगा, आपने लैब 1 का मैनुअल अपलोड करना होगा। तो ये मैनुअल आप वहाँ पर अपलोड करेंगे, ये वाला मैनुअल। एक्सक्यूज मी सर। जी सर काइंडली ये ऑनलाइन एजुकेशन का तो करें सर कुछ। सर कोई लर्निंग नहीं हो रही हमारी, हम क्या करें सर? जो तीसरा सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन जा रहा है सर। कुछ सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस ओपन हो गए हैं, स्कूल कॉलेज सब ओपन हो गए हैं। क्रिकेट मैच के अगर स्टेडियम के अंदर 7000 पीपल को अलाउ अगर कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर सर एट ए टाइम एक 16, 17 या 30, 20 या 19 में से कोई सेक्शन क्यों नहीं आ सकता सर एक वीक के लिए या एक मंथ के लिए क्लासेस लेने के लिए? बात आपकी सही है, मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में ही बैठा हूँ, हमारी तो सर वो देखिए ना सर, क्रिकेट का मैच हो रहा है सर, 7 के पीपल को इन्होंने अलाउ किया हुआ है सर। इधर बाजार चले जाएं, पुलिस होती है, ऐसे आम लोकल इतनी सारा रश होता है, इतना रश होता है, बंदा खुद परेशान होता है। ये इन अब इवन के अभी नहीं, इससे पहले भी सर स्कूल खुल गए हुए हैं, नर्सरी से लेके 10th तक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर खुल गया हुआ है। पीईसी को क्या दिखाएं हम कि मैनुअल दिखा दें कि मैनुअल हमने असाइनमेंट बना दिया जी? सर लर्निंग इनको पीईसी को खुद अकल नहीं आ रही है सर। पीईसी हमसे क्या, पीईसी हमसे बात आपकी हमने सही है। सिर्फ आप हमने सर हमारा 1 साल रहे हो गया, हमने इधर इंजीनियरिंग इसलिए क्या यूनिट एक्स्ट्रा से करने के लिए की थी कि हम ऑनलाइन, ठीक है सर पेंडेमिक कंडीशन है सर, इसका कोई दूसरा कंडीशन भी तो निकाली जा सकती है ना। अगर जैसे इनको अपने मुल्क के रेवेन्यू की इतनी फिक्र थी, इन्होंने इस दफ़ा मसलन तमाशाई को अंदर लाए हैं सर, उसकी वजह क्या थी कि तो हमें ज़्यादा कुछ हो गया क्रिकेट खेलने का? सिर्फ ये है कि इन्होंने पैसे कमाने के लिए 7 के पीपल को अलाउ कर दिया कि कुछ ना कुछ तो इन्हें प्रॉफिट होगी ना। तो इसी तरह हमारा पूरा फ्यूचर लगा हुआ है, हमारी ये डिग्री बेस करती है हमारी आगे वाली लाइफ के अंदर, हमारी मैरिड लाइफ के अंदर, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। हम अगर लर्निंग नहीं करेंगे सर, आपको पता है मेटल कितना इंपॉर्टेंट है। इससे पीछे हमने डीएसए की है, पीएफ की है, डीएलडी की लैब सर इन्होंने सारी की सारी हमें ऑनलाइन करवाई है। इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लैब इन्होंने वो सारा वीडियो बना के आ जाते थे, वो वीडियो भी सही नहीं चलती थी, वो जो मैनुअल काम करने वाला था वो हमें उसके ऊपर वीडियो बना के सिखा रहे हैं सर। सर मसला ये नहीं है कि इन्होंने एजुकेशन ऑनलाइन रखी हुई है, मसला ये है कि अगर क्रिकेट के मैच के अंदर 7 के पीपल आ सकते हैं, अगर पूरा का पूरा बाजार खुल सकता है, अगर नर्सरी से लेकर 10th तक क्लासेस चल सकती हैं, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चल सकती है, अगर पूरे का पूरा पाकिस्तान चल सकता है, तो यूनिवर्सिटीज़ क्यों कैसे बंद हो सकती हैं? और इवन आपको ये भी पता है कि हम बीबीए की इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे सर मुझे यकीन करें, मुझे आप पे गुस्सा नहीं है, आपने तो माशाल्लाह हमारी पहली क्लास लिया, ये दिल के अंदर एक सर गुस्सा एक किस्म का चल रहा है, या एक किस्म का क्या लें कि हमारी वो जो हमारा अंदर का सब्र था ना सर, वो बात खत्म हो गया वैसा। इसलिए मैं आपसे बात करूं, बात सही है। असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मेरे तो इल्म के मुताबिक शायद 15 दिनों के वक्फे से खुल रही है यूनिवर्सिटी, लेकिन ये कोई मुसद्दक़ का इत्तला नहीं है। सर इन्होंने कि मिड के ये जो हमारा क्या ना थर्ड सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन मतलब यूनिवर्सिटी में होगा, वो नहीं हुआ, कहते हैं मिड के बाद हम बुला लेंगे। ठीक है जी, मिड के बाद इन्होंने मिड लेने थे, मिड इन्होंने पोस्टपोन किए, लेट करते फिर इन्होंने मिड और फाइनल हमारे इकट्ठे लिए। मिड फाइनल के बाद ये इन्होंने कहा कि फाइनल के बाद हम आपको यूनिवर्सिटी बुलाएंगे। सर अभी ये कह रहे हैं कि हमने ये हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 20 अप्रैल को जाके ये डिसाइड करेंगे, अभी 20 अप्रैल को सर। ये इसका मतलब ये इसके मिड तक तो फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे सर। अगर जाहिर बात है, अगर जो इनिशियल एसएस वाली जो इनिशियल लैब हैं, अगर इनिशियल लैब ही हमें समझ नहीं आएंगी, तो आगे जो जाके टफ लैब्स हमारी आ जाएंगे, वो हम कैसे करेंगे सर? बात बच्चे आपकी ठीक है, लेकिन आपके थार्सेस के लिए तो आप मेरे से ये बात कर सकते हो, लेकिन सर एक मेरी रिक्वेस्ट थी सर, हमने ये क्लास हमने टीम के अंदर डिसाइड किया था अपने ग्रुप के अंदर कि हमने क्लास नहीं लेनी सर, हम नहीं लेंगे। अगर हम नहीं लेंगे तो आप डिपार्टमेंट वालों को ये तो बताने वाले होंगे कि हाँ जी कोई बच्चा क्लास नहीं ले रहा। सर हमें ये भी टेंशन होती है कि हमें 4 छुट्टियां हम कर सकते हैं। हम अब जो सर ये नहीं है कि मैं नालायक स्टूडेंट हूँ सर, मेरा रोल
नंबर 12 है, मेरा 3.79 पहले सेमेस्टर के अंदर जीपी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई पढ़ने का शौक नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं सर, मैं प्रैक्टिकली मैं कहता हूँ कि हम इंजीनियर बन रहे हैं, हमें जितना प्रैक्टिकल की जरूरत पड़नी है इतना थ्योरेटिकल की नहीं पड़नी। सर फील्ड के अंदर जाते हैं ना, तो फील्ड के अंदर हमें सिर्फ पूछते हैं कि आपको काम कितना था, कंसेप्ट नो डाउट मैटर करते हैं, मगर उसके अलावा जो हैंड ऑन स्किल होती है सर वो ज़्यादा मैटर करती है। सर हमें 1 साल हो गया, हमने हैंड ऑन स्किल की ही नहीं है, तो हम जाके क्या करेंगे फील्ड के अंदर परफॉर्म। इन्होंने तो हमें डिग्री पकड़ा देनी है, ठीक है जी, ये डिग्री लेके जाएं, आगे जाके हमें मुश्किलात कितनी पैदा होनी है वो हमें पता है। आपकी बात सही है बिल्कुल। आप अपनी जो ये बात है ये आप कोई आगे हायर अथॉरिटीज़ को लिख कर भेजें। हमारे हाथ में नहीं है बेटा यूनिवर्सिटी ओपन करना, हम तो हमारे लिए तो यूनिवर्सिटी ओपन है, हम बैठे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही। लेकिन आपकी सर बात आप ठीक है, अगर सर आप आप लोगों ने सर क्लास आप नहीं सर लेनी थी सर तो फिर सर काइंडली क्लास सर बात। आप भी अगर बात करेंगे तो ये हमारे लिए प्रेफर होगा। सर आप खुद इंजीनियर हैं, एक आपको भी पता है कि हैंड ऑफ नहीं स्किल नहीं, हम कितनी तो मैटर बात करती कर रहे हैं, डेफिनेटली हम तो बात कर रहे हैं। हम तो कब से कह है। सर रहे हैं हमारे कि 10 हमारा जनवरी के बाद से यूनिवर्सिटी खोल जानी चाहिए थी। 10 जनवरी सर के बाद पेंडेमिक की सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं थी। सर इतनी बुरी नहीं है ना, यही तो मैं कब से हम यही डिस्कशन कर रहे हैं कि सर पूरा बाजार खुल सकता है, एजुकेशन 10 तक खुल सकती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर खुल सकते हैं, तो व्हाई नॉट यूनिवर्सिटी। सर ठीक है, पेंडेमिक कंडीशन है, एट अ टाइम 4 सेशन चल रहे होते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, 2 को 2 महीने के लिए बुलाएं, 2 को 2 महीने के लिए फिर बुला लें, वो जो 7 के हैं वो 3.5 के हो सकते हैं। सर कुछ ना कुछ तो हमारी बेहतरी हो सकती है ना, हम घर बैठ के क्या यार करेंगे। फैसल सर को क्यों तंग कर रहे हो? ये सर की इधर ना जॉब है यूनिवर्सिटी खोलना, ये तो वीसी या चेयरमैन की या डीन की जॉब है, आप सर को क्यों तंग कर रहे हो इतना? यार सर को अपना बात तो कन्वे करनी है ना, हमने क्यों ये 200 की सर नहीं, क्लास थी। आपकी जो बात है ना वो हम अपने जितने जहाँ तक हमारी वो है मैं आपकी बात कन्वे कर दूंगा, आप परेशान ना हो उसके अंदर। लेकिन मेरा ये ज़्यादा मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप ईमेल जो है ना ये वीसी को ईमेल करें आपके, हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन करें, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन सर को आप सीसी कर दें उसके अंदर, ताकि आपकी बात के वजन भी हो। हमारे से तो जो पूछेगा तो हम तो कहेंगे हमारे लिए तो, मेरे लिए ऑनलाइन पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है बजाय इसके कि मैं ऑन कैंपस पढ़ाऊँ। सर हमें अभी अभी आपसे ये बच्चा बात कर रहा था ना, ये कह रहा था कि सर को क्यों तंग कर रहे हो। सर आप क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर है, हमें एक वे पता होना चाहिए ना कि हम कैसे करें। हम एक हमने ये जो बच्चे 52 क्लास ले रहे हैं, हमने सबने डिसाइड किया होता कि एक सर एक मैसेज तो जाना चाहिए ना। प्रोटेस्ट कोई भी होती है सर, जैसे डॉक्टर्स की या नर्सेज की प्रोटेस्ट होती है, वो अपना एक बात कन्वे करने का कोई रूल्स अपनाते हैं। हमारे पास एक ये तरीका था कि हम क्लासेस ना लें, ठीक है, उनको पता लगे कि हाँ बच्चे नहीं ऑनलाइन क्लास लेने जाते, हमने कुछ और सोल्यूशन इसका निकालना है, ठीक है। ये 54 है, ये तकरीबन 200 के ये 220 की अटेंडेंस थी जिसके अंदर 54 ने अटेंड किया सर, बाकी सब ने नहीं की। मुझे ये थी कि वो कहते अब हैं फिर ये क्यों नहीं किया? अब आपने की है मतलब ये क्या, मुझे आप इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप ये सर प्रोटेस्ट था कि हम नहीं करेंगे या करेंगे, सर प्रोटेस्ट ये क्या था? प्रोटेस्ट सर